अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे, सेनेट में आज बड़ी अहम तरीन कानून साजी हुई है जिसके मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल करने और इसके साथ साथ सदर का इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार खत्म करने का बिल जो है वो सेनेट से मंजूर करा लिया गया है। और इस नए बिल के मुताबिक किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल तक ही नाअहल हो सकेगा, यानी कि जो ताहयात नाअहली थी वो अब इस अमेंडमेंट के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जाहिर है बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट चल रही है कि इसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो नवाज शरीफ साहब को होगा, क्योंकि बड़ी बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के रास्ते जो हैं वो हमवार किए जा रहे हैं। अब सवाल ये भी अहम है कि पार्लियामेंट अवामी मुफाद के बजाय सियासी मुफाद पर बहुत ज़्यादा हमें फोकस नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि पर्सन स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट्स हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल क्या वाकई इसका फ़ायदा नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन और बाकी तमाम लोग जो ताहयात नाअहल हैं उसको होने जा रहा है, इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ओवरऑल जो सियासी मंजरनामा है वो आने वाले दिनों में क्या होगा। हर एक सियासी जमात इस वक्त हम देख रहे हैं कि अपनी अपनी सियासी बका की जंग लड़ने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं कि पंजाब में खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। SM इस्तेहकाम पार्टी का फिर से मंजर आम पर आना, ये कौन सी जमात के लिए बड़ा चैलेंज होगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कराची की तारीख में पहली बार मेयरशिप पीपल्स पार्टी के हिस्से में तो आई, लेकिन इसके नताइज ज़ाहिर बड़ी कंट्रोवर्सी इस पर जन्म ले रही है। जमात इस्लामी ने आज यौम सियाह भी मनाया और फिर ज़ाहिर है उनकी जानिब से तो बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर। जो जमात इस्लामी के अमीर हैं उनकी जानिब से भी बड़ा इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि ये धौंस धांधली से, ज़बरदस्ती से, पुलिस गर्दी, सियासी दहशत गर्दी से ये इलेक्शन जो है वो हमसे छीना गया है। अब पीपल्स पार्टी का इस सारी सूरत हाल पर क्या स्टांस है, किस तरह से कराची के मसाइल के हल के लिए कोई लाहेमल बनाया जाएगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि नून लीग जनरल काउंसिल का आज इजलास हुआ है और नून लीग की पार्टी इंतखाबात के बड़े इंटरेस्टिंग आज नताइज हमें देखने को मिले हैं। हमने देखा कि तमाम की तमाम जो टॉप लीडरशिप थी वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गई है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के आइंदा 4 साल के लिए बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब हो गई हैं मरियम नवाज, वो भी बिला मुकाबला, पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गई। तो यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि वो तमाम सियासी जमातें जो कि हमेशा जमहूरियत की बात करती हैं, उनकी अपनी जमात के अंदर जमहूरियत कहाँ है। प्रोग्राम के आखिर में ज़रा मुआशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। बहरहाल सारे मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और इसके साथ साथ माहिर कानून इमरान शफीक साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, आगाज़ सर आपसे कर लेते हैं। आज सर सेनेट से बड़ी अहम तरीन ज़ाहिर है ये अमेंडमेंट हुई हैं, ठीक है, लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है। इमरान शफीक साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अब सर ये जो नाअहली की मुद्दत 5 साल करने, इसके साथ साथ सदर का इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार ख़त्म करने का बिल भी आज सेनेट से मंजूर हो गया है। स्पेसिफिकली अगर ज़रा पहले बात कर लें, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली का मामला है, मुद्दत ख़त्म हुई है, इसका ज़ाहिर है सबको पता है कि फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को होना है, जहांगीर तरीन, वो तमाम लोग जो कि ताहयात नाअहल हुए। लेकिन इस पर यह तनकीद होती है कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। सर ऐसा ही है कि आपको लगता है कि किसी भी ज़ाहिर है पार्लियामेंट के मेंबर पर ये ओवरऑल ये ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए? देखिए सोनिया, सबसे पहली बात तो ये है, ये एक असूली बात ये है कि बहरहाल ताहयात नाअहली किसी भी मेंबर की नहीं होनी चाहिए। यकीनन ये एक सख्त कानून है, पहली असूली बात इस पे ये है। लेकिन क्या इस चीज को कि ताहयात नाअहली ना हो किसी मेंबर की, उसको क्या ये सिंपल जो कानून साजी आज की गई है उसके जरिए अंडू किया जा सकता है? तो इसका जवाब मेरी नजर में नफी में है। ये जो कानून साजी है ये सिर्फ इसलिए गलत नहीं है कि पर्सन स्पेसिफिक है। पर्सन स्पेसिफिक तो कानून साजी का दूसरा एक आंसर है। पहले ये देखना ये है कि क्या ये कानून साजी हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। इस कानून साजी को ये आईने पाकिस्तान से कहीं मुतसादिम तो नहीं है।
अब बुनियादी तौर पर देखिए ये जो 62(1)(f के तहत नाअहली है, ये आइन में तो दर्ज नहीं है, लेकिन कि ताहयात नाअहली ये आइन में दर्ज नहीं है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन की तशरीह की है, वो आइन की तशरीह उन्होंने ये की है कि 62(1)(f के तहत जो नाअहली है वो ताहयात है, और ये तशरीह इंटरप्रिटेशन आइन की करने का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई आइन की किसी शिक की तशरीह कर दे, तो फिर जो आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है उसको सिंपल कानून की एक्ट के तहत उसको नहीं किया जा सकता। उसके लिए आइन में तरमीम करना जरूरी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह कर रखी है 62(1)(f की, वो गलत है या सही उसका आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस तशरीह को दुरुस्त करने के दो ही तरीके हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद अपनी उस तशरीह को दुरुस्त कर दे, कोई उससे बड़ा लार्जर बेंच बैठे और सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हमने जो पहले व्यू लिया था आइन की इस तशरीह का, ये गलत व्यू लिया था, हम इसको रिव्यू करते हैं। या फिर उसका दूसरा फोरम ये है कि आइन साज जो 2/3 अक्सरियत के साथ जो आइन में तरमीम का तरीकाकार है उसके तहत आइन में तरमीम करें। अब ये कह रहे हैं कि दोबारा से ये मामला आपको अदालत में अब जाता देख रहे हैं। बहरहाल मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, फैसल करीम कुंडी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। कुंडी साहब, ये आपको नहीं लगता कि धड़ाधड़ जो तरमीम हो रही हैं, अब ज़ाहिर बड़ा वाज़े तौर पर चीज़ें डिस्कस भी हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी के जिस अंदाज में राहें हमवार की जा रही हैं, सर आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट अवामी मफाद के बजाय ज़्यादातर सियासी मफाद को तरजीह दी जा रही है यहाँ पर? और कैसे देखते हैं आप इस आज जो ज़ाहिर लेजिस्लेशन हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेफिनेटली पार्लियामेंट होता ही कानून साजी के लिए है और पार्लियामेंट में कानून साजी होती है, और आपने आज बताया कि ये चीज़ें कानून साजी हुई है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में जो है। तो देखिए, ये चीज़ें तो होती हैं, अगर आप कानून साजी करते हैं और हर पार्लियामेंट जब भी आती है तो वो डेफिनेटली कानून साजियाँ करती है, नई नई कानून साजी करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ऑब्जेक्शन भी होती है, अपोजिशन इसमें अमेंडमेंट्स भी करवाती हैं, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कहे कि जी पार्लियामेंट के जरिए नवाज शरीफ साहब शायद वापस आ रहे हैं या जी करें। देखें, वो जब आएंगे तो वो तो उनकी पार्टी ने डिसाइड करना है कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे। वो तो अब PMLN ने ही सारा कुछ करना है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता एज पार्टी तर्जुमान। और अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कानून साजी जो हुई उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन कानून साजी करना तो डेफिनेटली पार्लियामेंट आके पार्लियामेंट तो कानून साजी कर सकती है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये फिर सवाल उठता है ना सर कि आखिर पार्लियामेंट की हुदूद क्या हैं? अपनी मन मर्जी के मुताबिक आप जब चाहें इसके खिलाफ कानून ले आए नया, इस पर तरमीम ले आए नई, तो ये अगर इस तरह से करते जाएंगे तो फिर तो हर सियासी जमात अपने मुफादात को देख कर ही आइन में रद्दोबदल करती रहेगी, तो फिर ये कैसे चलेगा सर निज़ाम? नहीं, मनमानी पे कानून साजी नहीं होती है, अपोजिशन भी मौजूद होती है और अपोजिशन भी उसमें जो है। आप देखें कि जब एक डिक्टेटर ने इस मुल्क के आइन का बेड़ा गर्क किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में 2008 से 13 तक, तो हमने वही आइन को अपने असल शक्ल में बहाल किया। हमने दोबारा जो 18 अमेंडमेंट के जरिए जो है हमने जो है इसमें अमेंडमेंट्स की। तो चीज़ें होती हैं जब आप कानून साजी करते हैं, जब आप जो है आइन की शक्ल बिगाड़ते हैं तो उस वक्त तो कोई बात नहीं करता कि आइन की शक्ल बिगाड़ दी, इनकी शिक्कें हटा दी गई। लेकिन जब हमने दोबारा इसको जो है वो ठीक किया, उस अमेंडमेंट्स की, मैं समझता हूँ कि उससे आगे वाली पार्लियामेंट आई, उन्होंने भी कानून साजी की, उससे फिर उसके बाद भी एक पार्लियामेंट आई अभी भी है, तो उन्होंने भी कानून साजी की। तो कानून साजी तो होती रहती है, शिकें जो है वो ऐड होती भी रहती हैं, उसमें अमेंडमेंट्स भी होती रहती हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं या कोई पाबंदी है इसके ऊपर कि आप जो है कानून साजी नहीं कर सकते। पॉइंट टेकन। अच्छा इमरान शफीक साहब, ये बताएं कि ये जिस तरह से आपने बात की कि सिंपल कानून साजी से तो ये मामला अंडू नहीं किया जा सकता, तो फिर अल्टीमेटली ये मामला आपको अदालत में ही जाता देख रहे हैं आप? देखिए, ये यकीनन ये कानून चैलेंज होगा और इस कानून में जिस बुनियाद पर ये चैलेंज किया जाएगा वो यही चैलेंज किया जाएगा कि आइन में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बाद 62(1)(f की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर रखी है, आप उस तशरीह से अगर मुत्तफिक नहीं है, लेकिन चूंकि वो तशरीह आईने पाकिस्तान की है और सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है कि आईने पाकिस्तान की कोई तशरीह करे, तो आईने पाकिस्तान तो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है वो तशरीह भी बरकरार रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट उस तशरीह को वापस ना ले या आप आइन में तरमीम ना कर दे।
आइन पर एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, वो प्रिवेल ही नहीं कर सकते। यानी जब एक तरफ आप आइन को रखते हैं और एक तरफ एक सिंपल कानून को रखते हैं, यकीनन पार्लियामान का इस्तेहकाक है कानून साजी करने का, लेकिन वो कानून साजी करने का इस्तेहकाक पार्लियामान को इस आईने पाकिस्तान ने दिया है। इस आईने पाकिस्तान आपने कोई भी कानून साजी करनी है, वो इस आईने पाकिस्तान के तहत करनी है। तो अगर आईने पाकिस्तान ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देता है कि आइन की तशरीह करे, तो फिर आप अगर उस तशरीह से मुतफिक नहीं है और आईने पाकिस्तान में तरमीम कर दें या अदालत के पास चले जाएं, सिंपल मेजोरिटी के साथ आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब जरा आगे बढ़ते हैं कुंडी साहब, ये जाहिर है काफी गर्मा गर्मी है मुल्की सियासत के अंदर भी। मेयर कराची का जो इलेक्शन हुआ इस पर भी आते हैं, लेकिन सर बड़ी खबरें आ रही हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात की। जाहिर है आपको भी मैं एक दो जगह पे सुन रही थी, आपने भी बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि भाई हम लोग नहीं चाहते थे कि चेयरमैन नादरा का जो तकर्रुर जो रिजाइन हो वो आप चाह रहे थे कि चेयरमैन नादरा रहें, लेकिन चूंकि वो वजीर दाखिला के अंडर आता है तो हमने इस पर कोई बात नहीं की। अब पीसीबी चेयरमैन की तकर्री चूंकि हमारे अंडर आती है, हमें करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें जिस पर इख्तलाफ बड़ा खुलकर सामने आ रहा है। तो सर ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है और मैं नहीं समझता कि ये कोई इख्तलाफात हैं। देखें, अभी जो कश्मीर में और बाग में इलेक्शन हुआ, उस पे जो है अगर इत्तेहादी हुकूमत को देखा जाता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक बनता था, क्योंकि रनर अप हमसे 100 कितने वोटों से हमारे कैंडिडेट को पिछली दफा भी हरवाया गया था, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई की एटीएम को जितवाना था और हमारे कैंडिडेट ने वहाँ, उनके वालिद साहब ने पहले भी 4-5 दफा यहाँ से एमएलए मुंतखब हुए हैं। लिहाजा ये चीजें जो है ये इख्तलाफात है। और फिर ये है कि हमारा हक बनता था कि हम इलेक्शन लड़ते। हमारी इत्तेहादी जमात ने कहा कि नहीं, हमने भी लड़ना है, तो हमने उस सीट ओपन कर दी और किसी को जमहूरी हक था इलेक्शन लड़ने का। अब जहाँ तक चेयरमैन नादर की आपने बात की, बिल्कुल वो इंटीरियर की मिनिस्ट्री के अंदर नादर आती है, उसको भी पसंद था कि वो चेयरमैन रहते। पिछले दौर में हमारे साथ वो चेयरमैन रहे थे। तो इस तरह आईपीसी की जो मिनिस्ट्री है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। अगर हमारे पास है तो फिर वहाँ पर जो है चेयरमैन अगर पीसीबी लगाना हो या कोई और ओहदों पे हमने बंदे लगाने किसी मिनिस्ट्री में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है। और बाकी जमातों के पास जो मिनिस्ट्री हैं वहाँ पर जो उन्होंने लगाने हैं अपने ओहदों पे लोगों को, तो वो उनका हक बनता है। तो ये चीज हमने सिर्फ कहा। और ये पीसीबी के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक बनता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक बनता है। और हमारा पीसीबी का चेयरमैन जो हमारी पार्टी लीडरशिप रहेगी उसी का बनता है कि वो बनाए। और अगर वज़ीर आज़म साहब का है तो वो नजम सेठी साहब को कोई अच्छी और जगह भी दे सकते हैं, बात तो नहीं है। उनके पास वज़ीर आज़म है मुल्क में, बहुत से उनके पास इख्तियारात हैं, कहीं और जगह उनको एडजस्ट कर सकते हैं। हमें कोई नजम सेठी से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये है कि पीसीबी का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। हाँ, तो इस मसले पर कोई इख्तलाफ नहीं है आपके बीच? आपको ये लगता है कि ये मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि हल हो जाएगा। देखिए, 13 जमातों की हुकूमत है, उसमें छोटे मोटे मसाइल आते रहते हैं और ये चीजें होती रहती हैं। इसमें कोई बात नहीं है कि यार ऐसे क्या हो सकता है क्या नहीं। 13 जमातों को हैंडल किया जाता है, इत्तेहाद है, मुख्तलिफ इशूज होते हैं, लेकिन ये हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अफ़ाम तफ़हीम के साथ ये मसला हल हो जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही पीसीबी का चेयरमैन आएंगे। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, पंजाब में खासी मुतहर्रिक नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा जरदारी साहब वहाँ पर बड़े मुतहर्रिक रहे, फिर बिलावल भुट्टो साहब भी रहे, और जनूबी पंजाब से बहुत सारे लोग बढ़ के धड़ाधड़ लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर भी रहे थे। लेकिन फिर इस्तेहकाम पार्टी का इस तरह से मंजर आम पर आना, आपको लगता है ये पीपल्स पार्टी के लिए एक चैलेंज होगा? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में प्रेसिडेंट जरदारी साहब और बिलावल साहब मौजूद थे। साउथ पंजाब से लोग शामिल हुए, सेंट्रल पंजाब से शामिल हुए, खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ शामिल हुए। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि फॉरन मिनिस्टर भी हैं, शुरुआत में जलसे आम से खिताब कर रहे हैं और अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियों में है। हम तैयार हैं और हम अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कल शुरुआत से कर रहे हैं और बहुत से लोग खैबर पख्तूनख्वा में भी हमसे राब्ते में हैं। तो जो दूसरी पार्टी जो आपने बताई जो पंजाब में हुई है, हर किसी का अपना हक है पार्टी बनाना, जो चीज़ करना, लेकिन ये है कि उस पार्टी में जो लोग शामिल हुए हैं, क्या उनकी लीडरशिप का एक दूसरे के हल्के में वोट है? वोट मैटर करती है पार्टीज, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PMLN है या बाकी जमातें हैं जिनकी पार्टीज के वोट है।
तो ये तो वो लोग हैं जो पहले रेड लाइन और रेड लाइन करते थे कि हमारा जो चेयरमैन है हमारी रेड लाइन है, और फिर जब उनको एयरलाइन मिल गई तो फिर वो रेड लाइन से एयरलाइन में बैठ गए। तो रेड लाइन से एयरलाइन का सफर उन्होंने कर लिया। अब देखते हैं आगे वो किधर तो जाते हैं। आपकी जमात के कोई राबिते नहीं है इस्तेहकाम पार्टी से कि मुस्तकबिल में या एटलीस्ट आने वाले इलेक्शन में कोई इत्तेहाद कर लिया जाए या कुछ सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं? नहीं, सच इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे कोई ऐसे राब्ते उस ऐसे जमात के लेवल पे नहीं है। इंडिविजुअल्स के साथ हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों के साथ हमारे राब्ते होते हैं। पार्टी टू पार्टी हमारा कोई राब्ता नहीं है। इंडिविजुअल लोगों के साथ हमारा कई लोगों के साथ राब्ता है। पीटीआई के कई लोगों के साथ हमारा भी राब्ता है, और जब चीजें फाइनल हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपसे भी शेयर करेंगे। तो कुंडी साहब, मतलब जराए से खबरें आ रही हैं कि कम से कम जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि पंजाब में इतने नंबर्स, इतने लोग उनके पास मौजूद हों कि कोई भी हुकूमत जो है वो उनकी हिमायत के बगैर ना बन सके। सिर्फ अगर स्पेसिफिक पंजाब के हवाले से बात करें तो सर कितनी सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखें, पंजाब जो है वो मेन बैटल फील्ड है। पंजाब की सीटें कौमी असम्बली की बहुत ज्यादा हैं, 150 के लगभग पंजाब की सीटें हैं। तो पंजाब जो है मेन बैटल फील्ड है जहाँ पे हर सियासी जमात चाहती है ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, पंजाब से आए। सिंध में इंशाल्लाह ताला हम एक आसानी से काफी सीटें इस वक्त जो हमारे पास है उससे ज्यादा हम निकाल लेंगे। हम इस दफा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी इंशाल्लाह ताला सीटें निकाल रहे हैं। ठीक है। तो हर किसी की ख्वाहिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालें। और हमने देखे प्रेसिडेंट जरदारी साहब पिछले दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी गए लाहौर में, उनसे भी खिताब किया बिजनेस कम्युनिटी से। अब वो फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर और साउथ पंजाब के चैम्बर से भी जा रहे हैं। हम जो है अपने जो मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, हम किसानों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी हुकूमत जब आएगी तो हम उनको एक रोड मैप दे रहे हैं कि हम अगर हमारी हुकूमत आएगी, हमें मौका मिलेगा तो हम ये काम जो है इस फील्ड में हम करेंगे। लिहाजा हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालें। हर किसी की कोशिश है, हर किसी का अपना मैनिफेस्टो है, सब कुछ है। हर जमात की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालें। ठीक है। इस तरह हमारी भी कोशिश है। ठीक है, अब जरा मेयर कराची पर बात कर लेते हैं। कल जो कुछ भी वहां पर हुआ, मैं कुंडी साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन इमरान शफीक साहब मैं पहले आपकी तरफ आती हूँ। सर, आप जाहिर है पीपल्स पार्टी का मेयर तो मुंतखब हो गया, जाहिर है तारीख में पहली बार मेयरशिप पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई, लेकिन बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही। अब जाहिर है जमात इस्लामी ने आज यौम स्याह के तौर पर इसे मनाने का ऐलान भी किया। फिर वो कहते हैं कि ये मेयर कराची का नतीजा जो था ये जोर ज़बरदस्ती था, पुलिस गर्दी था, सियासी दहशत गर्दी था, हमारे लोगों को रोका गया ज़बरदस्ती। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको कलअदम करार दे, हम अदालत में इसको लेकर जाएंगे। तो आपको लगता है कि सर ये मामला अब अदालत में अगर जाता है तो फिर इसकी क्या हैसियत रहेगी, या फिर अब मुंतखब हो गया है मेयर पीपल्स पार्टी के, अब दूसरी जमात? हमेशा की तरह यही होता है सर कि जो भी इंतखाबात होते हैं उसके नताइज कम ही होता है कि जो है वो खुश दिली से कबूल हों। आपको ये मामला ऐसे ही लगता है या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, अदालत की हद तक तो बहरहाल एक दफा जब इलेक्शन हो गया है तो उसके बाद अब उसकी क्या सिचुएशन होती है ये तो एक अलग सिचुएशन होगी। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस चीज की बदकिस्मती है हमारी पार्लिमानी तारीख की कि पिछले अरसे तक सेनेट के इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा शोर मचाया करती थी। मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा शोर मचाया करती थी। पीडीएम की तमाम जमातें कि हमारे मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, और इनकी पूरी कंपेन इसी बुनियाद पर थी कि सेनेट के इंतखाबात में, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में उनका कहना यह था कि हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, डराया धमकाया गया। और बिल्कुल सेम वही स्टोरी है जो आज इन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर जो है वो उसको रिपीट किया है। और पीटीआई के 35 से ज्यादा लोगों का वोट डालने ही ना आना, ठीक है, जो हालात पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं और जिस अंदाज में चल रहे हैं, और जिस तरह उससे पहले उनके जो सीनियर लोग थे, जो कंपेन चलाने वाले लोग थे, जिस तरह वो गायब हुए, जिस तरह वो अगवा हुए, वो सारी चीजें जो पाकिस्तानी कौम देख रही है। बहरहाल एक कानूनदान के तौर पर हम इन चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप भी मीडिया के तौर पर देखते हैं। ये चीजें बहरहाल जमहूरियत के लिए कोई बहुत खुशाइन चीज नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वोट डालने की राह में आप रुकावट बनते हैं, आजाद इंतखाब की राह में रुकावट बनते हैं, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात आप की राह में रुकावट बनते हैं। आप जरा कुंडी साहब का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। कुंडी साहब, ये आप पर जो इल्जाम लग रहा है कि ये ताकत के जोर पर आपने मेयरशिप हासिल की है और 30 से 31 लोगों को गायब किया गया है, जमात इस्लामी तो बड़े इल्जामात लगा रही है आप पर सर।
देखें, चलो जमात इस्लामी का काम है इल्जाम लगाना, आप इसके जज बन जाएं। सबसे मेजॉरिटी बड़ी पार्टी कराची में जो सीटें जीती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। सेकंड नंबर पे जमात इस्लामी आई थी, थर्ड नंबर पे पीटीआई थी, और उसके बाद फिर पीएमएलएन और फिर जेयूआई और एसएफ। तो जब पीटीआई ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया तो इसका मतलब है कि पीटीआई ने वोट नहीं डालने। उसके बाद मुकाबला जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का था। नंबर हमारे ज्यादा हैं और मेयर जमात इस्लामी बनना चाहती है। अब कैसे बनेगी? उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? उनके जो नंबर थे उनको प्लस कहाँ से मिले? हमें बताए ना, हमें भी कौन सी सियासी जमात ने उनके साथ इत्तेहाद किया और उनके नंबर बढ़ गए थे हमसे और उनका मेयर बन जाता। हमारे साथ तो देखें, हमारे साथ तो अपने नंबर से इसमें तो पीटीआई भी सर एहतजाज कर रही है। वो कह रही है हमारे लोगों को आने नहीं दिया गया। भाई किसने कहा नहीं आने? मुझे नंबर बता दें, क्या बताते हैं ज्यादा थे इसका जी इमरान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये देखिए, ये ऐसा ही है जैसे इस वक्त मरकज में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट ज्यादा हैं, पीपल्स पार्टी के और नून लीग और जेयूआई और इन सब लोगों ने, पीडीएम ने एक इत्तेहाद के जरिए एक वोट दो वोटों के जरिए से अपनी हुकूमत बना रखी है। पार्लिमानी जमहूरियत ऐसा ही होती है। पीटीआई और जमात इस्लामी का अगर इत्तेहाद है तो उनके नंबर्स जो है वो 195 के करीब जाके बने और इनके 155 बनते हैं। और अगर इनकी इस एनोलॉजी को मान लिया जाए तो आज ही इनको मरकज में अपनी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और पीटीआई के हवाले दोबारा कर देनी चाहिए। ये कह रहे हैं वो 30 लोग आए नहीं है ना वोट कास्ट करने, इमरान शफीक साहब। लेकिन कुंडी साहब ये देखें, अब ये कल कला को लोग आकर ये कह देते हैं कि हमें जबरदस्ती रोका गया, हमारा वोट तो जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ है, तो फिर तो नंबर्स इम्बैलेंस नहीं हो जाएंगे। अभी तो मंजर आम पर ही नहीं आए लोग। देखें, बात यह है कि मेरे भाई ने बात की कौमी असम्बली की, ओपनली तमाम जमातें, चाहे वो एमक्यूएम थी चाहे बाकी जमातें, उन्होंने ऐलान किया था कि हम अदम एतमाद में जो है उस वक्त की अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे जो आगे मसला है। ठीक है, अब बात यह है कि क्या पीटीआई ने ऐलान किया था कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या जेयूआई पीएमएलएन किसी जमात ने ऐलान किया कि हम जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर ऐलान नहीं किया, उन्होंने बाइकआउट पीटीआई ने ऐलान किया था ना सर। आप ये पीटीआई जमात इस्लामी के नंबर्स काउंट करें तो वो पीपल्स पार्टी के नंबर से ज्यादा थे ना। जी सॉरी सर, मैं ये कह रही हूँ जी कुंडी साहब बात मुकम्मल करें। नहीं, आपका सवाल क्या था? सर मैंने ये सवाल किया था कि ये तो अलायंस था ना पीटीआई और जमात इस्लामी का, अगर उनके नंबर काउंट करें तो पीपल्स पार्टी के नंबर से ज्यादा थे ना उनके नंबर्स। नहीं, जब वो कह रहे हैं कि हमने वोट कास्ट नहीं करे, उनके जो पार्लियामान लीडर हैं जो कि सुबह से तो उनके अभी फिलहाल नहीं है, जो है एडॉक पार्टी चल रही है, लेकिन मुझे बताएं जब 30 उनके नाज़मीन और उनके जो वहाँ पर जो सरबराह हैं जो भी सिंध के उनके हैं, वो अगर ऐलान करते हैं कि हमने किसी को भी वोट नहीं डालना तो उसमें हमारा कसूर है? ये जाए उनको इसमें जमात इस्लामी वाले जाते हैं उनको वोट डलवा लेते। उनकी तो मीटिंग भी पीटीआई के चेयरमैन से उनकी लीडर की हुई। ये तो हमारा काम नहीं कि हम उनको जबरदस्ती लेके आए कि आप पीटीआई को लेके आए कि आप जाके जमात इस्लामी को वोट कास्ट करें। जब वो नहीं डाल रहे हैं तो उनकी विल पता चलेगी ना। जमात इस्लामी ने भी कई दफा इसमें पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, इसके साथ साथ लीगल एक्सपर्ट इमरान शफीक साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मुल्की मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मुआशी हवाले से। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब जरा मुल्की मुआशी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। एशिया का महंगा तरीन मुल्क, डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, महंगाई तारीखी सतह पर। जनाब ये हाल है पाकिस्तान की 23 करोड़ से जायद आबादी रखने वाले मुल्क की मईशत का। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इसाक डार साहब जो कि बड़े दावे और वादे करके आए थे, बिलखुसूस IMF प्रोग्राम के हवाले से, मईशत के हवाले से, डॉलर को ब्रेक लगाने के हवाले से, अभी तक जितने भी दावे
इसहाक डार साहब ने किए वो हकीकत से तो बरअक्स नजर आ रहे हैं। अब उनका हालिया जो एक नया दावा था कि हमने इस बजट को आईएमएफ की शराइत के मुताबिक बनाया है, इस पर भी जाहिर है आईएमएफ ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बजट को मुस्तरद कर दिया है, इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब नाज़रीन सवाल ये कि वफाकी बजट पर आईएमएफ के एतराज़ात और इसहाक डार साहब का गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो सख्त रद्द अमल आया, जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी जो सूरत हाल है ये जियो पॉलिटिक्स की सारी लड़ाई है, इसलिए डील नहीं हो रही। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। क्या वाकई हम आईएमएफ प्रोग्राम को खैरबाद करने जा रहे हैं? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से कहा कि भाई पहले ये डिसाइड तो कर लो कि आईएमएफ प्रोग्राम में रहना है नहीं रहना, और ये जो जियो पॉलिटिक्स की बात हो रही है ये आज ये इस्तिलाह इजाद नहीं हुई, तब से हो रही है जब से हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं। बहरहाल क्या आगे मामलात बनते हैं? हमारे मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस अंदाज में इसहाक डार साहब बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि हवाले से वो बात करते रहे कि हमने डिक्टेशन नहीं लेनी, आई डोंट केयर। आज वो ये कह रहे हैं कि हमारा वक्त ज़ाया किया जा रहा है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा ही है कि तमाम प्रेयर एक्शन और तमाम जो आईएमएफ की डिमांड थी वो पूरी करने के बावजूद ये सब जियो पॉलिटिक इसकी जो बात कर रहे हैं इसहाक डार साहब, इसमें वजन है, या आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट की अपनी भी कोताहियां हैं? क्या हमने वाकई बात कहना है आईएमएफ प्रोग्राम को? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल वाज़ेह है कि डार साहब ने जो बयान दिया है वो उनकी मायूसी को जाहिर कर रहा है, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो रहा है 30 जून को, तो 2 हफ्ते बाकी हैं और आईएमएफ ने जो है शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि डार साहब ये महसूस कर रहे हैं कि शायद 30 जून तक वो हमारे मामला तय न हो, और अगर ऐसा हुआ तो इस प्रोग्राम को ख़त्म समझना चाहिए। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ $1.1 अरब हमने आईएमएफ से लेना था, बाकी किस्त लेने का तो टाइम ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन दूसरी चीज इससे ज्यादा अहम है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं कि अगले माली साल में आईएमएफ के पास जाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि आप बड़ी रकम का 3 साल का हमें नया कर्जा दें। जो कर्जा लेना हमारा हक है और आईएमएफ की जिम्मेदारी है। अलबत्ता वो अपनी शराइत आयद कर सकते हैं और वो शराइत सख्त हो सकते हैं। तो शायद हम अमेरिका के पास जाएं और अमेरिका से कहें जी आप हमारी सिफारिश कर दें, और अमेरिका सिफारिश करने के लिए कुछ सियासी जो है वो शराइत आयद कर सकता है। एक तो बुनियादी चीज ये है। मगर इसमें जो परेशानी की बात है वो ये है कि अगर हम अगले माली साल में आईएमएफ के पास जाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि जाएंगे कब? 12 अगस्त को तो असेंबलियां डिसॉल्व होनी है। तो अगर 12 अगस्त को असेंबलियां डिसॉल्व होनी है फिर केयर टेकर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगली हुकूमत जल्दी से जल्दी शायद दिसंबर 2023 में जा सकती है। उससे पहले तो नवंबर में हुकूमत आती है अगर तो, और अगर दिसंबर 2023 में जाते हैं तो अगर वो 3-4 महीने लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि मार्च 2024 तक, क्या उस वक्त तक हम $4 अरब से गुजारा कर सकते हैं? ये सवाल बहुत इम्कान मुझे नजर नहीं आता कि उस वक्त तक हम बगैर आईएमएफ की मदद के चलेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात आ जाएंगी। ठीक है, तो बुनियादी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जिस तरह से आपने बात की कि आईएमएफ की मदद के बगैर चलना मुश्किल हो जाएगा, आज वजीर खजाना कह रहे थे चीन से आज $1 अरब आ जाएंगे, चीन को जो कर्जा वापस किया है वो हमें दोबारा मिल जाएगा, बातचीत मुकम्मल हो गई है, कोई दोस्त ममालिक भी मदद कर लेंगे। आपको लगता है कि वाकई कोई प्लान बी है हमारे वजीर खजाना के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास? क्योंकि जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली दिए जा रहे हैं, इससे लग तो ऐसा रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज देना शायद आईएमएफ की मजबूरी है। मैं ये समझता हूँ कि कोई और प्लान बी मौजूद नहीं है। सिर्फ यही हो सकता है कि आईएमएफ से कर्जा मिलने में कुछ ताखीर होती है, नया कर्जा, तो उसके लिए दोस्त ममालिक हमारी मदद कर दें कि हम किसी डिफॉल्ट की सिचुएशन में ना जाएं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम अगले बरस आईएमएफ से कर्जा लिए बगैर दोस्त मुल्कों की मदद से गुजारा कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये सोच गलत है। ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आता। हमें कर्जा तो हर हालत में आईएमएफ से चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आईएमएफ से जो ये कर्जा अगला लें, उसके साथ ही कौम और हुकूमत और पार्लियामेंट और सियासतदान ये अपना अज़्म कर लें कि ये 3 साल का अगर प्रोग्राम है तो ये आखिरी प्रोग्राम होगा और उसके लिए कुछ इस्लाहात करनी होंगी
और इस्लाहात को कानूनी शक्ल देनी होगी। और अगर सियासत करते रहे, बातें करते रहे कि हम ये कर देंगे, इस्लाहात कर देंगे, वो बातें तो बेमानी हैं, वो तो हम 30 साल से कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, और ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुई है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं हमारी गलती क्या है। देखिए, जो ये प्रोग्राम था जो इमरान खान ने तय किया था, वो सितंबर 2022 में खत्म हो रहा था। दानिशमंदी तो ये थी, पहले मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में प्रोग्राम खत्म हो रहा था, और उससे आज तक हमने उनकी दर्जनों शराइत मान ली, हमें $1 IMF से नहीं मिला। इसका मतलब ये था कि दानिशमंदी तो ये थी कि सितंबर में उस प्रोग्राम को खत्म हो जाने देते, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर 2022 में हम IMF के पास जाते कि जनाब हमें आप 3 साल के लिए वो कर्जा दे दें। वो कर्जे की दरखास्त जो दिसंबर 2023 में अब करने जा रहे हैं, इल्ला ये कि आप 12 अगस्त को असेंबलियां ना तोड़ें, मैं ये कह नहीं सकता ऐसी बात। अगर वो ना तोड़ें तो एक अलग बात है, फिर आप जा सकते हैं अगर ये हुकूमत चलती है। लेकिन अगर असेंबली टूट गई तो फिर आप दिसंबर 2023 में जाएंगे। तो मेरा सवाल ये होगा कि यही काम आप दिसंबर 2022 में कर लेते, जो आपने जून तक तोसी कराई थी वो ना कराते, तो ये जो तबाही बर्बादी आई कि हमारे रुपया जो है वो गिर गया 204 से 287 पर आ गया, हमारी महंगाई 39% पे चली गई, हमारी तरसीलात जो है वो $3.9 अरब गिर गई, हमारी बरामदात $3.5 अरब गिर गई, ये हमारी शायद ग्रोथ रेट मनफी हो गई। और आपने तमाम शराइत पूरी की। ये तमाम शराइत तो नए कर्जे के लिए होनी चाहिए थी, जो 3 साल की थी, तो आज मसला हल हो जाता। तो ये दो गलतियां ये तो सर हमारी या हुकूमती पॉलिसीज या नाकामी या हमारा फेलियर है। लेकिन सर एक जो ज़ाहिर है इल्ज़ाम लगता है, ये बात होती है कि ये सब के सब मामला जो है ये जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई है, जिस पर मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं भाई ये जो आप बयानात दे रहे हैं पहले ये डिसाइड तो कर लें कि IMF प्रोग्राम में रहना है नहीं रहना, या मुकम्मल तौर पर उसको खैरबाद करना है। वो जियोपॉलिटिक्स की कह रहे हैं ये इजाद आज कल की नहीं है, ये तो तब से है जब IMF के पास हमने जाना शुरू किया था। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सियासी मसला भी है, बहुत सारे ममालिक का इन्फ्लुएंस भी है, ये भी एक वजह हो सकती है? ये जो बात मिफ्ता इस्माइल कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी की बात है, ये आप ना करें। इसलिए कि हमने दर्जनों दफ़े ये कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करना चाह रहा है, हमेशा से नहीं था। मैं आपको बता दूं 2013 से 2016 जो IMF का प्रोग्राम था, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने 12 शराइत पर की पाबंदी नहीं की, 12 शराइत तोड़ दी और IMF ने उनको नजरअंदाज कर दिया और कहा ये ठीक है। इसका मतलब ये था कि जब जियोपॉलिटिकल है, लेकिन हमेशा से नहीं है। 2016 में 12-13 मरतबा उन्होंने हमारी गलतियां माफ की, आज वो हमारी आधी गलती भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो IMF ने जो हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की है अमेरिका के इशारे पर, उसका कानूनी जवाब उनके पास मौजूद है। उसकी वजह है कि मिफ्ता इस्माइल ने जो उनसे वायदे किए थे वो तोड़ दिए, डार साहब ने जो उनके साथ मुआहदे किए थे वो तोड़ दिए। तो आपने उनको कानूनी जवाब तो दे दिया, लेकिन माजी को देखें तो ऐसा लगता है कि वो माजी से बिल्कुल हट के हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अमेरिका का न्यू ग्रेट गेम है, जो उस वक्त था जब वार ऑन टेरर में उसको हमारी मदद की जरूरत थी, तो वो हमारी गलतियां माफ कर रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान के मामला में जरूरत थी मदद की। अब उनको हमारी मदद की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जंग को हमने अपनी जंग बना लिया है। और अमेरिका ने ये कह दिया है कि अमेरिका और भारत मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। पाकिस्तान तो हमारा पार्टनर था वॉर ऑन टेरर में, अब एक अहम मुल्क है, ठीक है हम उसकी मदद करेंगे, आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन वो अपनी शराइत पर करेंगे। वो शराइत जो है ना पाकिस्तान के लिए तबाहकुन हो सकती हैं, उसमें आगे चल के खुदा न खास्ता जौहरी प्रोग्राम भी हो सकता है। न्यू ग्रेट गेम में जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदें हैं, खुदा न खास्ता उसको नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है, CPEC को भी नुकसान पहुंचाना हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की बुनियादी पॉलिसी है चाइना को कंटेन करना, कंट्रोल करना, जो उनके हाथ में नहीं रहा है, अब उनसे आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। तो वो चाहते हैं CPEC के थ्रू और पाकिस्तान के थ्रू ये तो मुख्तलिफ ममालिक है हम पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं और ये IMF के थ्रू अब हो रहा है। लेकिन सर क्या बुनियादी 2-4 ऐसे काम हैं जो हुकूमत को फौरी जो तरजीह होनी चाहिए कि ये इकदाम हम करें और मईशत को फौरी तौर पर हम संभाला दे सकें इस वक्त जिस दलदल में हम फंसे हुए निकलने के लिए? जी, बड़ा अहम सवाल है। पहले मैं ये कहूँगा कि जो मैं सजेशन दे रहा हूँ वो आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगली इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आएगी, कोई भी आए, मैं गारंटी कर सकता हूँ उस पर अमल दरामद नहीं करेगी। नंबर 1, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं। आप कहते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा जो है उस पर टैक्स लगेगा।
सही। उसके बाद जो है जीएसटी वो है 18% है, उसको आप 5% पर लेके आइए। ठीक है। पेट्रोलियम जो भत्ता है उसको 60 रुपए से आप 0 पे लेके आइए, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) जो है ठीक है। उसको आप मुकम्मल मंसूख कर दें। जाली तफसीलात हमें नहीं चाहिए, हाँ। और हम बरामदात को अहमियत दें, और जो है माइक्रो फाइनेंस के साथ लाखों लोगों को कर्जे दें हाँ। बेनजीर इंस्टीट्यूट की मदद से, प्लम्बर, है। इलेक्ट्रिशियन, ये चीजें अगर हम कर लेते हैं तो एक दफे IMF के पास जाने ठीक के है। बाद। और सबसे अहम बात सर कि ये अपने अखराजात कम करें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मौलाना हसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। ये हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।